आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी। ठीक, तो व्हाट इज हेमेटोलॉजी? हेमेटोलॉजी बेसिकली ये डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। इट इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, हीम एंड लोगस। हीम मीन्स होता है ब्लड एंड लोगस मीन्स स्टडी। इट मीन्स सिंपली अगर हम डिफाइन करें हेमेटोलॉजी को तो हम क्या बोलेंगे? द स्टडी ऑफ ब्लड, द स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि हम लोग को ये डिफिनेशन एनफ नहीं है। ठीक है, इसको हमको प्रॉपरली बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? हेमेटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द काउज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज रिलेटेड टू ब्लड। ठीक है, इसको सिंपली हम समझें तो क्या कह रहे हैं हम कि ब्लड से रिलेटेड, ठीक है, कोई भी बीमारी हो उसका कॉज जानना हो, उसका डायग्नोसिस करना हो, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन उस डिजीज का करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? हेमेटोलॉजी में उस चीज को स्टडी करेंगे। ठीक है, अब हम डिफाइन करते हैं ब्लड को, क्योंकि हमने बोला कि हेमेटोलॉजी मीन्स होता है ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हेमेटोलॉजी। तो अब ब्लड क्या है? व्हाट इज ब्लड? हम लोग जानते हैं ब्लड क्या है। ठीक है, अब हमको इसको अच्छा से डिफाइन करना है तो क्या बोलेंगे? इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, विच सर्कुलेट्स इन अ क्लोज सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर, ठीक है, सर्कुलेट करता है। हमारा ब्लड वेसल्स क्या है? आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज है, स्मॉलर आर्टरीज, लार्जर वेन्स, सारे हैं, वेना का पास जितने हैं सब, ये दीज आर द ब्लड वेसल्स। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये जो मेरे बॉडी का जो है, इसका अगर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज ब्लड के बारे में, ठीक है, तो ब्लड क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट करता है अबाउट 9% ऑफ बॉडी वेट। एक हेल्दी पर्सन का जो बॉडी वेट का 9% ब्लड होता है। ठीक है, टोटल बॉडी वेट का। इसके बाद बोलते हैं ब्लड में क्या है? दो मेजर कंपोनेंट है। व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स? दीज आर द सेलुलर एलिमेंट्स और सेलुलर कंपोनेंट या फॉर्म एलिमेंट्स भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा क्या है? फ्लूइड कंपोनेंट। ठीक है, तो सेलुलर एलिमेंट जो है मेरा क्या क्या है और ये कितना कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल ब्लड का? तो ये सेलुलर एलिमेंट्स मेरा है 45% होता है टोटल ब्लड का। कितना होता है? 45%। और फ्लूइड कंपोनेंट जो है मेरा वो कितना होता है? 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, अब फॉर्म एलिमेंट्स और सेलुलर एलिमेंट्स में मेरा क्या क्या आ रहा है? ये आ रहा है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ओके, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। और फॉर्म फ्लूइड कंपोनेंट में मेरा क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि ये जो मेरा है आरबीसीज, ये क्या करता है? इस 45 का अकेले ये कंस्टिट्यूट करता है 44%। और ये डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट दोनों मिला करके मेरा क्या कर रहा है? 1%। तो हम क्या बोलेंगे? 44% प्लस 1%, दिस इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड प्लाज्मा अकेले ये 55% करता है। हम इसको लेटर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड उसके मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ब्लड का पीएच क्या होता है। तो ब्लड का पीएच मेरा क्या है? ये स्लाइटली अल्कलाइन है, 7.35 से लेकर के 7.45 तक। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.047 से लेकर के 1.067 है। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमको समझना है। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम क्या बोल रहे हैं? किसी का भी हम कंपेरिजन टू वाटर कर रहे हैं, मतलब कि हम इसका डेंसिटी, ठीक है, और ऑस्मोटिक प्रेशर पे बात करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को। ठीक है, और ये ब्लड कैसा है? तो साल्टी इन टेस्ट है। तो फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या क्या है? ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज। रिस्पायरेटरी गैसेज मेरा क्या क्या है? O2 एंड CO2। अब दूसरा हम बोल रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मेरे सारे सेल को न्यूट्रिशन की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि हमको भी जिंदा रहने के लिए खाने की जरूरत है, इस तरह से मेरे सारे सेल्स को जिंदा रहने के लिए न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो न्यूट्रिशन भी हम कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? तो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरा जो एसिड बेस बैलेंस है वो
क्या होना चाहिए, मेंटेन होना चाहिए। अगर मेंटेन नहीं होगा, सपोज मेरा क्या होगा, हमको पीएच मेरा लो कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि हमको एसिडिसिस हो सकता है। और पीएच अगर मेरा हाई भी हो सकता है, अगर 7.45 से अगर बढ़ रहा है मेरा पीएच, ब्लड पीएच, तो मेरा क्या होगा, हमको अल्कलोसिस होगा। ठीक है, तो दोनों मेरे लिए डेंजरस है, एसिडोसिस और अल्कलोसिस दोनों। ठीक है, और ये एसिडोसिस दो तरह से होता है, एसिडोसिस अल्कलोसिस दो तरह से होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस और रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है, वाटर बैलेंस भी रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन में मेरा वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, विटामिन, साल्ट। ठीक है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मेरा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको एक्सक्रीट आउट करता है थ्रू यूरिन, थ्रू स्वेट। ठीक है, यूरिन के थ्रू, स्वेट के थ्रू। ठीक, और जैसे कि मेरा वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, क्रिएटिनिन, जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स है, सबको एक्सक्रीशन करता है। और क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, ये है डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें डब्ल्यूबीसी रोल प्ले करता है। इसमें कौन रोल प्ले करता है, डब्ल्यूबीसी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस में कौन रोल प्ले कर रहा है, मेरा आरबीसी कर रहा है। आरबीसी क्या करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड, सॉरी कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में प्लेटलेट्स रोल प्ले करता है। प्लेटलेट्स मेरा क्या करता है, कोगुलेशन में हेल्प करता है। ठीक है, मतलब कि ये स्टॉप करता है ब्लीडिंग को। ठीक है, और क्लोटिंग करता है। ठीक, अब ब्लड के जो कंपोनेंट्स है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हमने ब्रीफली यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। ठीक है, अभी आपको पहले बताया कि सेलुलर एलिमेंट्स है और दो ही मेजर कंपोनेंट्स है मेरा, सेलुलर एलिमेंट और फ्लूइड कंपोनेंट। ठीक है, सेलुलर एलिमेंट में मेरा क्या क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और ये जो सेलुलर एलिमेंट्स है, ये कंस्टिट्यूट करता है 45% टोटल ब्लड वॉल्यूम का। इसका टोटल ब्लड वॉल्यूम का कितना, मेरा 45% कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, और जो मेरा फ्लूइड एलिमेंट्स है, ये प्लाज्मा है, दिस कंस्टिट्यूट अबाउट 55% टोटल ब्लड वॉल्यूम का एक हेल्दी पर्सन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में। डब्ल्यूबीसी जो होता है वो क्लासिफाई होता है दो तरह से, हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और एग्रेन्युलोसाइट। और एग्रेन्युलोसाइट कब बोलेंगे, जब ग्रेन्यूल्स अब्सेंट होगा साइटोप्लाज्म में, उसको एग्रेन्युलोसाइट बोलेंगे। ठीक है, अब ग्रेन्युलोसाइट का क्या क्या है, तो मेरा 3 सेल उसके अंदर आता है, न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, स्नोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पॉलीमॉर्फ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फ, मतलब कि ये डिफरेंट मॉर्फोलॉजी वाला होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। स्नोफिल को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडोफिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिडोफिल। ठीक है, और बेसोफिल। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग फर्दर पढ़ेंगे, मास्टर कब बोलते हैं। तो न्यूट्रोफिल्स में हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रोफिल्स जो है, इसमें नंबर ऑफ, जो ये क्या है हमने शो किया है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू लोब। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लोब है। और ये जो छोटा छोटा ग्रेन्यूल्स है, ये जो पिंक कलर का है, ये ग्रेन्यूल्स है, ग्रेन्यूल्स, और ये भी ग्रेन्यूल्स है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, फाइन पिंकिश ग्रेन्यूल्स न्यूट्रोफिल में है। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ लोब क्या होगा, 3 to 5 होगा जनरली, लेकिन कभी कभी 2 लोब वाला भी होता है, उसको बैंड फॉर्म और स्टेप फॉर्म बोलते हैं। और स्नोफिल जनरली 2 लोब का होता है, ये जो हमने शो किया है, दिस इज लोब, ये 2 लोब का है। ठीक है, स्पेक्टिकल अरेंजमेंट होता है इस लोब का। और जो ग्रेन्यूल्स होता है वो कोर्सर होता है, और वो रेड और ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, अब बेसोफिल, बेसोफिल में हम क्या बोल रहे हैं कि बेसोफिल में जो ग्रेन्यूल्स है वो क्या करता है, लोब जो मेरा अंदर न्यूक्लियस है उसको ओवरलैप किया हुआ रहता है, इसीलिए जो मेरा अंदर जो न्यूक्लियस, जो लोब है, दिस न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू लोब, ये लोब क्या होता है, इतना इजीली विजिबल नहीं होता है, ऐसे हम लोग उतना आसानी से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस जो मेरा ग्रेन्यूल्स है वो क्या करता है, कोर्सर होता है और वो ओवरलैप किया हुआ होता है। अब बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट पे। एग्रेन्युलोसाइट में मोनोसाइट, मोनोसाइट इज द लार्जेस्ट सेल इन द सर्कुलेशन, लार्जेस्ट सेल इन सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में सबसे बड़ा सेल क्या है मेरा, लार्जेस्ट सेल है, 16 से 22 माइक्रोन एम का इतना साइज होता है इसका। ठीक है, अब बोलते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट में क्या है,
लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट। लार्ज लिम्फोसाइट क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, लेकिन इसका न्यूक्लियस इन कंपेरिजन टू स्मॉल लिम्फोसाइट कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है पूरे साइटोप्लाज्म को। यानी अगर स्मॉल लिम्फोसाइट मेरा क्या है, स्मॉल लिम्फोसाइट का जो न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है 90% ऑक्यूपाई करता है पूरे साइटोप्लाज्म को। हम बात करते हैं अब प्लाज्मा पे। तो प्लाज्मा में क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा? तो एमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। एमाइनो एसिड्स हम लोग जानते हैं एमाइनो एसिड्स क्या क्या है मेरा, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में वर्क करता है। दूसरा प्रोटीन्स, प्रोटीन्स में जो मेजर पोर्शन वो क्या है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन भी है, एंड देन फाइब्रिनोजन ये एक स्मॉल पोर्शन है, ठीक है। और उसके बाद न्यूट्रिएंट्स मेरा ग्लूकोज, ठीक है, इन द फॉर्म ग्लूकोज होता है। और उसके बाद गैसेस, गैसेस में मेरा O2, CO2, N2, ठीक है, O2, CO2, नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत सब ETC बहुत सब है हम। और उसके बाद नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब नाइट्रोजनस वेस्ट है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ETC, ये सब मेरा क्या होता है, प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब हम सीरम कब बोलेंगे, फ्लूइड कंपोनेंट में सीरम कब बोलेंगे, क्योंकि फ्लूइड कंपोनेंट में हमने आपको पहले सिर्फ प्लाज्मा बोला था, अब बोले यहाँ पे एक वर्ड है आइदर सीरम और प्लाज्मा। सीरम कब बोलेंगे, जब मेरा ब्लड हम कलेक्शन ले रहे हैं एक प्लेन वायल में जिसमें कोई एंटीकोगुलेंट एड नहीं है, तो वहां पे क्या होगा, ब्लड क्लॉट करेगा। अब सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद क्या होगा, जो मेरा लिक्विड पोर्शन है, जो सुपरनेटेंट होगा, वो क्या होगा, सीरम होगा, ठीक है। अगर हम किसी एंटीकोगुलेंट वायल में ब्लड कलेक्शन करते हैं, चाहे वो कोई भी एंटीकोगुलेंट हो, चाहे EDTA हो, सोडियम फ्लोराइड हो, हेपेरिन, कुछ भी एंटीकोगुलेंट्स हो, ट्राइसोडियम साइट्रेट, ये सब एंटीकोगुलेंट्स जब हम यूज करते हैं, तो मेरा जो सुपरनेटेंट जो लिक्विड पोर्शन है वो क्या होगा, तब हम प्लाज्मा ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि प्लाज्मा में मेरा क्या है, प्लाज्मा में ऑल द क्लोटिंग फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा, सारे क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट इन प्लाज्मा एक्सेप्ट कैल्शियम आयन। एक्सेप्ट क्या है मेरा, कैल्शियम आयन प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए कैल्शियम एस्टिमेशन हम कभी भी प्लाज्मा से नहीं कर सकते, कैल्शियम आयन, ठीक है।